आपके सामने ठीक 9 बजे उपस्थित हुआ हूं। आज का विषय फौजदारी की वकालत करने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे साथियों, उक्त मामलों में धारा 154, धारा 161, धारा 162, धारा 164 CRPC के साथ साथ धारा 145 एविडेंस एक्ट, धारा 155 एविडेंस एक्ट, धारा 157 एविडेंस एक्ट, धारा 58 एविडेंस एक्ट के अलावा धारा 32(1) इंडियन एविडेंस एक्ट से संबंधित आज मैं आप लोगों से अपनी जानकारी साझा कर रहा हूं। मेरे साथियों, फौजदारी की वकालत में बहुत महत्वपूर्ण है कि व्हाट इज टू बी आस्क्ड एंड व्हाट इज नॉट टू बी आस्क्ड। पूर्व वीडियो में मैंने आपसे वार्ता की थी कि धारा 154 और धारा 155 जाब्ता फौजदारी की प्रथम सूचना रिपोर्ट संज्ञेय अपराध के संबंध में व NCR के संबंध में 155 के बारे में डिटेल से मैंने आपको बताया। आज का विषय उसके बिल्कुल विपरीत। आप सभी लोग फौजदारी की वकालत कर रहे हैं और आने वाले समय में आप सभी उन ऊंचाइयों को छुएंगे कि आने वाला भविष्य बहुत सुंदर होगा। अगर थोड़ी सी जानकारी मैं आपसे साझा करता हूं तो ये सोच के साझा कर रहा हूं, वैसे आप लोग विद्वान हैं, जानकारी है, मगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक दूसरे से साझा करना आवश्यक है। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, 154 CRPC के तहत मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमा जब दर्ज हो जाता है तो उसके बाद की क्या प्रक्रिया है? क्रिमिनल लॉ इन मोशन आता है। यहीं से सारी चीजें शुरू होती हैं। FIR दर्ज हो गई। FIR के बाद विवेचना शुरू होगी। ये विवेचना विवेचक महोदय करेंगे, चाहे बेलेबल ऑफेंस की हो, चाहे नॉन बेलेबल ऑफेंस की हो, चाहे सेशन ट्रायल की हो, चाहे मजिस्ट्रेट ट्रायल की हो। हर एक की विवेचना से ही क्रिमिनल लॉ इन मोशन आता है। जब FIR दर्ज होती है, FIR दर्ज होने के बाद क्या करा जाता है कि विवेचना में आप लोगों को ये पता है FIR इज नॉट इंसाइक्लोपीडिया। FIR में सारी वस्तु मुकदमे से संबंधित का समावेश होना आवश्यक नहीं है। FIR में जिस्ट ऑफ द केस, जिस्ट ऑफ द केस क्या है? टाइम, प्लेस, डेट और मैनर। ये भी नहीं है कि उसमें गवाह हो ना हो, केवल जिस्ट ऑफ द केस। क्रिमिनल लॉ 4 चीजों पे बेस करता है, टाइम, प्लेस, डेट और मैनर पे। तो ये 4 चीजें अगर हैं, दूसरा महत्वपूर्ण चीज आती है कि FIR में सोर्स ऑफ लाइट, अगर नाइट इंसिडेंट है, डे इंसिडेंट है तो सोर्स ऑफ लाइट की कोई आवश्यकता नहीं। तो FIR के बाद पुलिस विवेचक क्या करते हैं? साक्षी या वादी के बयान काहे में दर्ज करते हैं? अंतर्गत धारा 161 जाब्ता फौजदारी। उसमें डिटेल से स्टेटमेंट दर्ज होगा, मोटिव से लेके हत्या का क्या कारण या चोरी का क्या कारण, मारपीट का क्या कारण, कैसे हुई, क्या हुई, वो गवाह का 161 का बयान केस डायरी में अंकित किया जाता है। वो
एफआईआर के बाद का है, उस बयान को लिखने में जितना जल्दी से जल्दी हो उतना बयान जल्दी लिखा जाता है। उसमें गुंजाइश झूठ फंसाने की नहीं होती है। उसमें कौन कौन गवाह है वो सारी बातें होती हैं, टाइम, प्लेस, डेट, मैनर, सारी चीजें होती हैं, कैसे मारा, किस तरह, क्या हुआ, सारी चीजें 161 का बयान वो कहलाता है। ये अब उसके बाद एक बयान होता है 162, वो बयान 162 का कहलाता है जब बयान लिखने के बाद उस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। ये बयान 162 सीआरपीसी का कहलाता है। जैसे पुलिस नक्शा नजरी बनाती है तो नक्शा नजरी पे पुलिस वालों के दस्तखत होते हैं। ये किससे हिट है? ये 162 सीआरपीसी से हिट है। इसका यूज कन्फ्रंट और कंट्राडिक्शन के लिए आता है। एक चीज और, जैसे 162 में कभी कभी पुलिस बयान लिखती है, अंगूठा लगवा लेती है, डीडी के रूप में ट्रीट होती है, तो ये 162 का बयान कहलाता है। एक बयान होता है 164। 164 में क्या होता है? जुर्म इकबाली की कन्फेशनल स्टेटमेंट। तो उसका तरीका लिखने का कि उसने आके जैसे 63, 66, 76 में बयान लिखा जाता है, उसमें सारे आरोप लगा दिए जाते हैं। तो ये जो 164 का बयान है ये केवल कन्फ्रंट और कंट्राडिक्ट के लिए होता है। ये तो आपने समझ गए। अब इन बयानों के बाद क्या होता है? 164 एक है जो आप लोगों को जरूर मालूम होना चाहिए। 164 सीआरपीसी का 164 ए क्या है? 164 में ए में ही पीड़िता 376 की पीड़िता का मेडिकल पुलिस द्वारा कराया जाएगा, प्राइवेट रूप से नहीं दर्ज कराया जाएगा। ये चीज महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद क्या होता है? पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। चार्जशीट दाखिल करी, आपको कंप्लायंस होती है, उसकी नकलें मिलती हैं, और नकल मिलने के बाद मुलजिम को, आपसे मतलब है मुलजिम को, जब नकल मिलती है तो उसमें क्या आपको मिलता है? आपको एफआईआर की कॉपी होती है, 161 के बयान होते हैं, 164 के बयान होते हैं, नक्शा नजरी होता है, और रिलेटेड जितने भी पेपर हैं वो सारे आपको मिलते हैं। और इस मिलने के बाद फिर क्या होता है? अगर मजिस्ट्रेट ट्रायल है तब भी चार्ज बनेगा। चार्ज जब बनेगा, चार्ज 212 सीआरपीसी में बनता है। उसमें क्या होता है? टाइम, प्लेस, डेट और मैनर, सारी चीज पे। चाहे सेशन ट्रायल हो उसमें भी चार्ज बनेगा। सम्मन ट्रायल में चार्ज नहीं बनता है, बयान होते हैं। अब जब चार्ज बन गया, इसलिए कि इनकी क्या महत्व है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। चार्ज बन गया और चार्ज बनने के बाद मामला काहे में आ जाता है? एविडेंस सेक्ट में। चाहे सेशन ट्रायल की एविडेंस हो, चाहे मजिस्ट्रेट ट्रायल की एविडेंस हो। जब ट्रायल की एविडेंस में अब आप उसमें डिफेंस काउंसिल नियुक्त हुए तो आपके अंदर उस केस की प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले आप एफआईआर या तो ओरल होगी या किसी के द्वारा लिखाई गई तहरीर होगी। जो लेखक है वो स्क्राइब है। लेखक जो है वो स्क्राइब कहलाता है, ये सभी को मालूम है। लेखक ने वादी या वादनी के बोलने पर लिखी। तो इसमें ये सवाल है कि जो भी तहरीर है वो वादी या वादनी के मुंह से निकली हुई तहरीर को लेखक द्वारा लिखा गया है। पढ़ के सुनाने के बाद उस पे वादी या वादनी के दस्तखत, हस्ताक्षर, अंगूठा जो भी लगवाता है, लेखक अपने दस्तखत करता है। ये चीज तो है। अब इस चीज में एक चीज और महत्वपूर्ण है जो आप लोगों से साझा करना। आपने पढ़ा, प्रूव, नॉट प्रूव, डिसप्रूव, यही तो है, इसके अलावा तो चीज नहीं है। अब जो एफआईआर लिखित तहरीर दी, लिखित तहरीर की चिक किता होगी, चिक हेड मोहरिर किता करेगा, और चिक जब किता होगा तो उसका जीडी में इंदराज होगा, खुलासा होगा, मुकदमे का खुलासा होता है। अब यहां से आपकी काबिलियत, आपको जानकारी, आप कैसे केस को प्रिपेयर करेंगे, क्या क्या चीज को प्रिपेयर करेंगे कि गवाह जब सामने खड़ा होगा तो कैसे 161, 162, 164, 58,
32, इन सब के बारे में आप कैसे क्या करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान होना चाहिए? FIR आपके ब्रेन, जो आपका कंप्यूटर है, इसमें बिल्कुल फिट हो जाना चाहिए। अब FIR तो आपने दिमाग में फिट कर ली, उसके बाद आपको अपने दिमाग में 161 का जो उसका बयान है टोटल, वो बयान फिट कर लेना चाहिए। 162 में नक्शा नजरी, साइट प्लान, वो भी आपके पूरे दिमाग में फिट कर लेना चाहिए। 164 का अगर बयान है, 376 या किसी से रिलेटेड है, तो वो सारी चीजें। अब आपके सामने दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब आप FIR या चिट देखते हैं, तहरीर के आधार पर है, उसमें आपको बहुत गहराई देखना है। क्या कभी कभी लिखा होता है कि मैं अपने, अगर इंजरी रिपोर्ट है, मैं अपने चुटैल को अस्पताल में भर्ती कराकर रिपोर्ट को आया हूं। इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट वर्जन है। इसका मतलब हुआ कि पहले वो अस्पताल गया, अस्पताल में भर्ती कराया, भर्ती कराने के बाद थाने आया, और ये जो तहरीर जो भी दी है उसने थाने पे बैठ के तैयार करवाई। यही तो हुआ। मर्डर केस में या 307 में क्या आता है कि मैं चुटैलों को घटना स्थल पर छोड़कर मुकदमा लिखाने थाने आया हूं, मेरा मुकदमा दर्ज कर लिया जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी तहरीर ओरल या लिखित दी गई है या मुंह जवानी बोला गया है, वो क्या शो कर रहा है कि जो मुकदमा है वो थाने पर लिखा गया। ये इतनी बात दिमाग में रखिए। अब जब थाने पे लिखा गया और 161 का बयान होता है, 161 के बयान में वो साक्षी इसके विपरीत कोई कथन करता है, वो 161 आपके मन में, मन मस्तिष्क में होना चाहिए। जब उसका बयान हो रहा है तो आपको ये 4-5 बातें अपने मन मस्तिष्क में बैठालना है कि क्रॉस एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं, और आप ही के क्रॉस एग्जामिनेशन से सारा झूठ और सच सामने आ सकता है। अब आपने देखा कि सरकार की तरफ से ही वकील होते हैं। अब वकील द्वारा जब बयान करवाया गया, वो बयान जब कराया गया तो उस बयान में आपने देखते हैं कि ये तहरीर मैंने बोल के लिखाई थी, इस तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ, इस पर प्रदर्श का आह्वान डाला गया। ये किस सेक्शन में डाला जा रहा है? 67 एविडेंस एक्ट में प्रूव करवाया जा रहा है। इसकी GD को प्रदर्श के रूप में साबित किया। क्लियर हो गया? कभी कभी उसमें लिखा है कि मैंने ये तहरीर मौके पर, मिस्टर ए आ गए थे, मौके मतलब घर पे मिस्टर ए आ गए थे, उनसे बोल के लिखाई। बोल के लिखाने के बाद उन्होंने मुझे पढ़कर सुनाया, पढ़ के सुनाने के बाद उन्होंने मेरा अंगूठा लगाया, दस्तखत कराया। इसका मतलब क्रिएशन ऑफ द FIR कहाँ हुई? घर पर। तहरीर के वर्ड क्या शो कर रहे हैं? ये FIR थाने में लिखी गई। तो जो FIR प्रूव है 67 में, आप जब उससे ये पूछेंगे वर्ड ऑकरिंग इन FIR, इट शैल शोज कि ये FIR लिखी गई थाने में, तो फर्स्ट वर्जन वो था, बयान देने इतने दिन बाद आया, तो ये जो FIR का इन एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो गया। ये चीज जो उन्होंने प्रूव करवा दी कि मैं घटना के बाद मेरे घर पर मिस्टर ए आए, मिस्टर ए से बोलकर मैंने तहरीर लिखाई, तहरीर उन्होंने पढ़कर सुनाई, पढ़कर सुना के बाद मेरे दस्तखत कराए, वो तहरीर लेकर मैं थाने आया, मैंने थाने में दाखिल करके मुकदमा पंजीकृत कराया। क्लियर आपके सामने हो गया। प्रूफ कहाँ की हुई? घर पे। तहरीर के वर्ड क्या दिखा रहे हैं कि मैं अपने भाई चुटैल भाई को अस्पताल लेकर गया, वहां से
थाने आया, थाने पर रिपोर्ट लिखा रहा हूं। दूसरा, मेरा भाई, चाचा, मामा मौके पर मरा पड़ा है, मैं मुकदमे के लिए रिपोर्ट लिखाने थाने आया हूं, मेरी रिपोर्ट लिख के कार्रवाई की जाए। समझ गया आप? वहां वो मौके पे है, मौके से और थाने की डिस्टेंस आपको पता होगी, तो या तो वहां लिखी गई और वहां लिखी वाली को प्रूफ कर दिया गया, और आपने अगर ये कहलवा लिया भाई इसमें ये जो लिखा है वर्ड, मैं थाने आया, थाने बोलकर लिखा रहा हूं, तो ये तुमने झूठ लिखा। ये कन्फ्रंट और कंट्राडिक्शन है, इम्पीच करवाओगे। अभी वही बात मैं कह रहा हूं। तो इट मीन्स जो क्रिएशन ऑफ द FIR है वो खत्म हो गया। जब एक बार FIR का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया तो GD खत्म हो गई। 114 का इन्फ्रेंस कहां से डरा होगा? इट मीन्स अगर ये बात आ रही है FIR इज एंटी टाइम, एंटी डेटेड, इट वॉज लॉज विद द कंसल्टेशन एंड डेलिबरेशन। आई बात आपके सामने? अभी नहीं आई। फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, FIR में लिखा है मैं अपने भाई या जिसे भी अस्पताल भर्ती कराकर थाने आया हूं, मेरा मुकदमा दर्ज किया जाए। तो ये तो FIR कहाँ लिखी गई? थाने पे लिखी गई। दूसरा कह रहा है मेरे भाई की लाश मौके पे पड़ी है, मैं लाश छोड़कर थाने आया हूं, थाने में रिपोर्ट लिखा रहा हूं। कहाँ रिपोर्ट लिखी गई? थाने पर। मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई, मैं थाने आ रहा हूं, मेरा मुकदमा दर्ज किया जाए। कहाँ लिखी जा रही है? थाने पे। राजूशन क्या प्रूव करवा रहा है? घटना के बाद मिस्टर ए आ गए मौके पे और मिस्टर ए से मैंने बोलकर तहरीर लिखाई। जो मैंने बोला घर पर वही इन्होंने तहरीर पे लिखा, मेरा अंगूठा लगाया, पढ़ के सुनाया, और पढ़ के सुनाने के बाद मैं वो तहरीर लेकर थाने आया और मुकदमा दर्ज कराया। तो क्रिएशन ऑफ द FIR कहाँ हुई भाई? इस चीज को कन्फ्रंट, कंट्राडिक्ट। अब मैं इस पे एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। इसमें 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं कि FIR जो तहरीर लेखक लिख रहा है, जो कंप्लेनेंट है, वास्तव में उसके मुंह से निकले हुए वर्ड को ही लेखक लिखता है, वो पढ़ के सुनाता है, दस्तखत कराता है। यही तो है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है अगर ये आता है FIR हैज नॉट आउटकम फ्रॉम द माउथ ऑफ द कंप्लेनेंट, तो ऐसी FIR पर विश्वास नहीं किया जाएगा। धर्मराज वर्सेस स्टेट सुप्रीम कोर्ट का एक, इसके अलावा 20 लॉ है, लॉ का सेक्शन अलग से मैं जब आपको बताऊंगा। तो अगर FIR हैज नॉट आउटकम फ्रॉम द माउथ ऑफ द कंप्लेनेंट। अब यहीं पे 2 चीजें और सुन लीजिए। तहरीर लेखक कह रहा है कभी कभी तहरीर लेखक को अभियोजन पेश नहीं करता है, तो आप क्या पूछिएगा? आप ये पूछिएगा ये तहरीर लेखक के द्वारा नहीं लिखी गई, ये पुलिस वालों ने बोल के लिखवाई। इस पे भी 20 लॉ है। जब तक ये नहीं आएगा रामसुत यादव वर्सेस स्टेट UP में कि FIR हैज नॉट आउटकम फ्रॉम द माउथ ऑफ द कंप्लेनेंट, तब तक उस FIR पे विश्वास नहीं होगा। अब मेरे भाइयों एक चीज समझ लीजिए। एक मुकदमा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मुकदमा बता, एक मर्डर हो रहा है 9:30 बजे रात थी, ठीक, उसकी FIR लिखी जा रही है 3:30 पे। 4 बजे पुलिस आ जा रही है और पुलिस आने के बाद अपनी कार्रवाई कर रही है। प्रोसिक्यूशन ने जो तहरीर को प्रूव करवाया, लेखक से कहलवाया कि सुबह के समय मैं मौके पे पहुंचा, मुझे वादी या वादनी मिली, वादी या वादनी ने मुझसे कहा मैं अनपढ़ हूं, मेरी रिपोर्ट लिख दो। मैंने उसके बोलने पे जो उसने बोला वही मैंने उसकी रिपोर्ट लिखी, पढ़कर उसे सुनाई। वो तहरीर लेके थाने चली गई। ठीक, क्या हुआ? सुबह के समय तहरीर लेके थाने चली गई।
ये बयान आ गया, मैं थाने नहीं गया। अब पुलिस वाले कह रहे हैं 3:30 बजे रिपोर्ट लिख गई। वही स्क्राइब लेखक बयान न्यायालय में आके कहता है सुबह गए, दूसरा कहता है जिरे में आता है कि मैं सुबह 9 बजे पहुंचा वादनी के घर या वादी के घर, तब मैंने वादनी के बोलने पर सुबह 9 बजे तहरीर लिखी और सुबह 9 बजे जो तहरीर लिखी उस पर मैंने दस्तखत कराए, उसे कॉपी दे दी, वो चले गए। अब ये बताइए कि जो पुलिस पेपर तैयार हुए हैं, जो पुलिस के कागजात तैयार हुए हैं, वो 3:30 बजे तैयार हुए। लेखक कह रहा है मैं सुबह 9 बजे गया, तो जो 114 का इन्फ्रेंस है ना इंडियन एविडेंस एक्ट का पुलिस पेपर में, तो इसका मतलब पुलिस पेपर का क्रिएशन फर्जी हो गया। और इस साक्षी को अगर अभियोजन द्वारा पुनः परीक्षित नहीं कराया गया, रिकॉल नहीं किया गया, री एग्जामिन नहीं किया गया, तो इसकी टेस्टमनी बाइंडिंग है प्रोसिक्यूशन में और डिफेंस कैन रिलाई ऑन द एविडेंस ऑफ दैट विटनेस। इसकी 3 रूलिंगें नोट कर लीजिए। मुख्तार अहमद अंसारी वर्सेस एनसीईआरटी 1995 सुप्रीम कोर्ट, जावेद मसूद वर्सेस स्टेट राजस्थान 2010 सुप्रीम कोर्ट, राम लखन वर्सेस स्टेट उत्तर प्रदेश 2018 हाई कोर्ट। उसमें यही कहा if prosecution witness did not support the prosecution version and prosecution did not recall or re-examine that witness, the testimony of that witness is binding on the prosecution and defense can rely on the evidence of that witness। क्लियर हुआ? उसी तहरीर में ये लिखा है कि मैं मेरे आदमी को मार दिया, मैं थाने आई हूं, मेरा मुकदमा दर्ज कर लिया जाए। अब वो प्रूव करवा रहे हैं घर पे, तो क्या ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको ये क्रॉस एग्जामिनेशन करना है? आपने इस चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो जितनी भी एफआईआर है, जीडी है, तो सब क्या हो गई? एंटी टाइम, एंटी डेटेड। दैट वाज लॉज आफ्टर अराइवल ऑफ द पुलिस। इस पे आपको एक नहीं, मैंने कई बार बताया, मोहर सिंह वर्सेस स्टेट सुप्रीम कोर्ट, उसमें क्या कहा कि FIR was lodged after arrival of the police with consultation and deliberation. No reliance can be placed on such FIR। तो मेरे साथियों, कितना ये टूट गया। अब दूसरी चीज सोच लीजिए, मैंने एक पॉइंट आपको बताया अभी FIR का ही। अब दूसरा आता है, किसी गवाह का 161 दर्ज नहीं हुआ। दौरान विवेचना विवेचक ने किसी साक्षी का 161 का बयान नहीं दर्ज किया। प्रोसिक्यूशन ने उस बयान को, उस साक्षी को न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। क्या वो साक्ष्य में गिराए है? मेरे भाई, हाई कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी साक्षी का 161 नहीं दर्ज हुआ है तो उसकी टेस्टमनी न्यायालय में फर्स्ट टाइम पढ़ी नहीं जाएगी। क्यों? कि उसका कंट्राडिक्शन, कन्फ्रंटेशन, इम्पीच नहीं हो सकता है। जो 145, 55, 57 ये पढ़िएगा, जब इससे कन्फ्रंट, कंट्राडिक्शन और इम्पीच नहीं हो सकता है तो पढ़ी नहीं जा सकती है। देवी प्रसाद वर्सेस स्टेट यूपी, जस्टिस धरणीधर झा साहब का लॉ है, अगर किसी साक्षी का 161 ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पंजीकृत दर्ज नहीं हुआ तो उस साक्षी की साक्ष्य जो न्यायालय में फर्स्ट टाइम हुई है वो पढ़ी नहीं जाएगी। अब एक चीज आई है, ये आपके सामने आ गया। अब 161 का बयान, एक साक्षी ने एक स्टेटमेंट दिया, वो तो नाइदर इन FIR है नार 161 है, फर्स्ट टाइम इन कोर्ट दे रहा है, पहली बार न्यायालय में कोई भी स्टेटमेंट दे रहा है रिगार्डिंग ऑफेंस। जैसे वो फर्स्ट टाइम कह रहा है कि उसने वेपन असाइन कर दिए 4-5 पे, वो ना तो FIR में है ना उसके 161 के बयान में है, तो आप क्या करोगे? उसका ये बयान कन्फ्रंट करोगे, उससे पूछोगे ये बयान तुमने FIR में लिखा है? वो कहे नहीं,
161 में दरोगा जी को नहीं दिया, नहीं फर्स्ट टाइम तुमने कोर्ट में दिया, तो फर्स्ट टाइम जो भी स्टेटमेंट इन कोर्ट हो रहा है वो पढ़ा नहीं जाएगा। दैट इज कॉल्ड इम्प्रूवमेंट। रुद्रप्पा रामप्पा जैनपुर वर्सेस स्टेट कर्नाटका 1995 सुप्रीम कोर्ट, चंद्रपाल वर्सेस स्टेट हरियाणा 2000 सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा कांस्टेंट बाद में आ रहे हैं जो मैंने लीडिंग बता दिया। इफ एनी विटनेस स्टेटेड ए न्यू थिंग बिफोर द कोर्ट विच इज नाइदर इन FIR nor 161, that is called improvement, not admissible in evidence। आपकी आई बात सामने। ऑन द बेसिस ऑफ दैट नो कोर्ट कैन कन्विक्ट द पर्सन, यह आपको ध्यान होना चाहिए। अब जैसे दूसरी चीज आई 162 साइट प्लान जो प्रिपेयर किया गया है 162 से हिट है। इसे जब तक आप कन्फ्रंट कंट्राडिक्ट नहीं करिएगा, इम्पीच नहीं करिएगा टेस्टिमनी को, तब तक पढ़ा नहीं जाएगा। मगर आपको इसे कन्फ्रंट और कंट्राडिक्ट कहना है, और फर्स्ट टाइम ये कहना है ये कोर्ट में आपने मुकदमे में बल देने के लिए पहली बार ये बातें कही हैं, तब तो आपको फायदा मिलेगा, अदरवाइज आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। अब इसी में 32(1) मैं जो आपको बता रहा हूं, किसी का 161 विवेचक द्वारा दर्ज कर लिया गया और 161 को कोर्ट में प्रूव करवा दिया गया। ये क्या हुआ 32(1) से DD है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 महीने का बाद भी अगर मर रहा है, उसका 161 का बयान है, प्रूव करा गया, ओनली ऑन दैट बेसिस कन्विक्शन होगा। मरने वाला झूठ नहीं बोलता है। अब आपको 157 कैसे वो करें इम्पीच और कैसे कन्फ्रंट करेंगे। बहुत बार आपने देखा 164 का बयान होता है लड़कियों का, उससे वो रिजाइल कर जाती हैं, तो उसका 164 जो है वो केवल कन्फ्रंट और कंट्राडिक्शन के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये प्रीवियस स्टेटमेंट है, इसे कन्फ्रंट और कंट्राडिक्ट करिएगा, तो ये काम आपका है। तो 161, 162, 164 इसके लिए एविडेंस एक्ट में आपको 145, 155, 157 ये सब पढ़ लीजिए। तो न्यायालय में आपको मन मस्तिष्क में कभी कभी यह आता है कि साइट प्लान में जगह कुछ और है, विटनेस द्वारा पीपल के पेड़ के नीचे मर्डर बता दिया गया है, दैट इज नाइदर इन FIR नॉर 161। तो आप पूछिएगा इसमें ये जगह है तो ये गलत है, तुमने जो बयान दिया वो सही दिया, उसे कन्फ्रंट करिएगा, आपका 161 और FIR में नहीं है, फिर उसका बयान वो पढ़ा नहीं जाएगा। इट मीन्स दैट विटनेस वॉज नॉट देयर, वो आई विटनेस नहीं है। तो मेरे साथियों, मैंने आपको ये बताया आपको क्या करना है। आपका FIR का क्रिएशन, FIR with consultation, deliberation, not lodged at the earliest time place, ये आपको कर देना है। छूट गया मुकदमा। इसमें सरवन वर्सेस स्टेट में कहा वर्ड ऑकरिंग इन FIR itself shows no such FIR was lodged at the earliest time, place and date. Conviction cannot be sustained। और इसमें सबसे पहले एक रूलिंग आई लांस नायक महाराज सिंह वर्सेस स्टेट। क्या क्या होना चाहिए। अभी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इफ एनी हाउ अगर ये क्रिएट आप कर देते हैं कि FIR वाज लॉज विथ कंसल्टेशन डेलिबरेशन आफ्टर अराइवल ऑफ द पुलिस, तो सजा नहीं हो सकती। अगर आपने ये कह दिया तहरीर थाने पे हुई है जो उसमें लिखा हुआ वर्ड, मगर आप लोग हिट करना है और प्रोसिक्यूशन ने प्रूव कर दिया घर पे लिखी गई, तो जो थाने पे लिखा हुआ है तो ये वर्ड घर पे